वो कौन सा टाइम था जब आपने पहली बार राइटिंग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की किसी भी फॉर्म में, कि इसके कारण मुझे ये याद है कि ये एक रीज़न था वाई आई एम अ राइटर टुडे, और ये रीज़न था वाई आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू राइटिंग? एकदम ही ऐसे सोच में डाल दिया नहीं, मुझको यार। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ना किसी एक चीज़ को ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते। किसी एक ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, किसी एक की वजह से आप कलम उठा लिए, और किसी कोई एक चीज़ लिख के आपको लगा कि अरे यार ये तो सच में साला राइटर है हम लोग। तो वैसे आता नहीं है, मतलब यू नेवर बिकम अ राइटर, यू जस्ट डिस्कवर यू आर। तुम्हारी अम्मा को कव्वाली सुनने का बड़ा शौक था, तो वो कैसेट लगा के एकदम बिल्कुल फॉर्म में, जैसे उनको कई बार बताना भी होता था कि उनके पास बड़ा अच्छा म्यूज़िक प्लेयर है, सो वो राइमिंग सुन के लगता था कि यार बड़ी मस्त चीज़ें आ गई। तो वो कैसे कि जब आप 9वीं 10वीं में जाते हैं तो आपका आईना आपको बता देता है कि तुमको देख के लड़कियां मर मिटे, ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारे पास, ये तो कुछ नया डेवलप करो। तो मुझे वो राइमिंग कपलेट्स जो है समझ में आ गया, मतलब यार ये तो बड़ा अच्छा है, स्वैग है, तो बढ़िया से बात कर सकते हैं कि घर आए प्यासे को पानी पिला दे, पानी नहीं तो मिरिंडा दिला दे। सो वहाँ से राइमिंग सेंस थी ही, और वो लिखे नहीं। फिर ये वाह भाई वाह वाला एपिसोड आया और तब बैठ के लिखे और अच्छी राइमिंग बन गई। तो इसलिए मैं आज भी अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं कभी पोएट होना बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है कि कवि लोग कैसे होते होंगे, वो जितने पढ़े तो वो हिसाब से मैं अपने आप को राइमिंग आर्टिस्ट ही बुलाता हूँ। इसलिए नाम भी राइमिंग दिवाली है कि भाई हम राइमिंग आर्टिस्ट हैं, काफ़ी आवाज़ कलाकार। मतलब जिन लोगों में बैठे उसका उल्टा बोल दो ना। जैसे मैं शुरू में जब किताब आई थी तो हमेशा बोलता था कि मेरे मार्केटिंग वाले दोस्त समझते हैं कि मैं राइटर ठीक ठाक हूँ, और राइटिंग वाले समझते हैं कि अरे राइटिंग तो नहीं कर पाता, मार्केटिंग ही ठीक कर लेता होगा। तो वैसे ही चलता है। मुझे राइटिंग का तो खैर बहुत बाद में ख्याल आया था। पढ़ने को लेके जब राकेश बोल रहा था तो मुझे याद आया कि क्लास 3rd में जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम लोग वो कहानी कॉमिक्स और ये वो, जैसे मैं कोई रिश्तेदार आया तो हमारे रिश्तेदार कम से कम इतने सोबर लोग आते थे कि जब वो जाते थे तो उनको स्टेशन छोड़ने हम लोग जाते थे और वो कॉमिक्स दिलाते थे। तो जैसे ही कोई आता था मैं पूछता था कब जाएंगे। हम छोड़ेंगे कि कब छोड़ेंगे भाई। और ये सवाल ऑड होता है, ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया। और एक बार हमारे एक मामा है, इंटेंशन तो प्योर था ना। हमारे एक बार मामा ऐसे आए कि वो जैसे उनको क्या होता था कि रोज जाने की बात उनको भी खाली थे वो क्या कर रहे थे। तो जैसे आज गए और ये है कि कल जा रहे हैं मामा, तो ये हुआ कि ऐसे कल कॉमिक्स मिलेगी। अब किसी कारणवश वो एक दिन रुक गए, 2 दिन, वो 1 हफ्ते रुके रहे। तो मैंने फिर उनको तीसरे चौथे दिन बोला, मैंने कहा आप जब भी जाइएगा चलिए कॉमिक्स तो ले आते हैं। कम से कम कोरम पूरा हो। और 9th में एक मंत्र नाम की कहानी थी प्रेमचंद की, और मैं 3rd 4th की छुट्टी तक वो 9th मंत्र पे पहुंच गया। और मंत्र पढ़ के मुझे लगा कि ये तो अलग ही दुनिया है, ये डॉक्टर इसमें जो है, और वो जिस तरीके से वो जो सपेरा है वो इलाज कर रहा है, मैंने कहा ये क्या पढ़ लिया। तो वो पहला राइटिंग की कोई बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बाकी सब एयर तक कुछ भी ऐसा नहीं था। उसमें बहुत सारी पोएम जो अभी भी, झांसी की रानी वाली पोएम थी, और गोपाल दास नीरज की थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पे कहीं रहना जाए, ये सब तो था। लेकिन वो जो कहानी से पहला वो हुआ, वो वहाँ पे बिल्कुल लगा कि अलग कुछ खुल गया। क्लास 3rd 4th तक ये सब अच्छा चलता, लेकिन क्लास 5th की छुट्टी में ऐसे ही मैंने लेडी चैटरली का प्रेमी पढ़ ली। तो मेरे लिए अब एकदम से मैं 18 साल का हो गया। एकदम से 18 साल का कि वो लगा, और हो सकता है घर पे किसी की किताब होगी वो पढ़ी हुई, मुझे नहीं मालूम कैसे वो पढ़ी। और बाद में तो खैर मैंने उसका प्रीक्वल भी खरीदा और वो सब कुछ, लेकिन वो उस किताब ने लगा कि ये भी एक इमोशन है इस धरती पे। और क्लास 5th 6th के बच्चे या जो समझने की मेरी हद से बाहर था वो, लेकिन ये लगा कि ये एक ऐसी किताब है जो मैं सब कुछ छोड़ के चुपके से आके पढ़ने की कोशिश करूँ। मुझे वो किसी चीज़ के लिए नहीं फील हुआ था कि मैच के लिए नहीं, टीवी के लिए नहीं, तब केबल टीवी शुरू हो चुके थे। मुझे लगा कि यार मैं बस ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। बार बार पलट के पीछे से वो देखता था, अरे 100 पन्ने बचे हैं कि 50 हुए। तो वो उसने बिल्कुल मेरे को अंदर ले लिया। तो आई थिंक बाद में भी मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि जो मुझे क्लास 5th के उस बच्चे को फील हुआ था, जब मेरी भी किताब कोई पढ़े तो ऐसे हो कि जब तक ख़त्म ना कर ले उसको बेचैनी होती रहे, वो तड़पता रहे। भले वो सस्पेंस थ्रिलर है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लव स्टोरी में भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये लगता है कि बस भाई वो क्लास 5th का बच्चा हो जाए जो पढ़ रहा है। क्या था भैया उस कहानी में? अब ऐसे कैसे बताएं? 4 कैमरे लगे हैं, और पढ़ने का ये तो फायदा है कि आप बता नहीं सकते। हाँ ये बात नहीं, चेहरे पे गहरी बात है, आप नहीं बता, चेहरे पे दिख तो गया। वैसे मुझे लगता है कि जब
छुप छुप के करते हो वो आपका रियल Passion कि आप टाइम निकाल ही लेते हो उस चीज के और वो लिए। किताब बैंड थी, वो स्टेशन पे भी लोग उस समय जो किताब दुकानदार थे ना वो जिल लगा के किताब देते थे। उस समय बड़ा ट्रेडिशन था, वो अखबार लगा के देते थे। इनफैक्ट ये जितनी वो बैन थी, हाँ सेंसर्ड थी, हाँ कि वो नहीं बिक सकती थी। बिकॉज़ इट वाज कॉल्ड इंडिसेंट। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट वहां तक चला गया था। वहां तक चला गया था। और वो उसमें लिखा भी रहता था कि ये किताब बैंड है, कि ये इसको किया हुआ है। और बाकी भी कई सारी जासूसी किताबों के जो कि कवर ऐसे होते थे, तो वो लोग अखबार, उनको चूंकि पता था कि फैमिली वाले लोग ही पढ़ रहे हैं इसको, तो वो किताब के दुकानदार इतने वो समझदार होते थे कि तुरंत वो छुपा के, जैसे आजकल जो काली पन्नी में चीजें देते हैं, हाँ, मैं उसी से कंपेयर कर रही थी एक्चुअल में इस तो उस समय की काली पन्नी वो थी। अच्छा, तो वो ऐसे था कि वो लगा के ही देते थे। इतने में बात करते करते जब पैसा दे रहे हैं उतने में वो लगा देते थे अखबार। कितने तो मुझे वो supportive। इंट्रीग था। नो तो वो लिटरेचर को यही लोगों ने आगे बढ़ाया फिर आगे। तो मुझे ये इंट्रीग था काफी। पैशन को सपोर्ट किया। जाने कितनों के। कितने राइटर तैयार हो गए पढ़ पढ़ के। नहीं और मुझे लगता है हमेशा पॉपुलर राइटिंग जो इस तरीके की होती है, जो आप उससे बहुत वो ऐसे ही कि एक पुल के इधर बहुत सारे लोग खड़े हैं, हर कोई पार नहीं करेगा, लेकिन उसी के उस पुल के बिना आप जा नहीं सकते आगे, वैसा है। तो वो एक नया रास्ता आपके लिए खोलती है धीरे 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 धीरे। और ऐसा भी होता है कि जो विधा या जो साहित्य पढ़ के आप इंस्पायर हुए हैं, ये तय नहीं कि आप वही लिखें या वैसा ही लिखें, पर आपको दिशा मिल जाती है। लाइक मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जिस तरह का थिएटर देख के मैं थिएटर करने को इंस्पायर हुआ, वैसा थिएटर मैंने आज तक नहीं किया। मैंने थिएटर बहुत अलग किया, लेकिन मुझे इंस्पायर किसी और तरह के थिएटर ने इस विधा को पकड़ने के लिए किया। और जहाँ तक राइटिंग की बात है, तो हमारे घर का तो माहौल ही ऐसा है, जो किसी भी उस घर का होगा जहाँ माता पिता यूपी से या एमपी से आते हैं, कि हर चीज़ के लिए गीत है। मम्मी रोटी बेल रही है और गीत गा रही हैं, है ना, हमारी मालिश कर रही हैं और गीत गा रही हैं। तीज का, त्योहार का, एकादशी का, दूज का, बाहर त्योहार तो छोड़ ही दीजिए, होली दिवाली छोड़ ही दीजिए, रोज़ के भी गीत हैं। बुहारी लगा रही हैं तो गीत गा रही हैं। तो हम गीत सुनते सुनते बड़े हुए हैं। और जब नानी के यहाँ जाते थे तो मुझे तो याद नहीं, पर बताते हैं कि मैं ऐसे सबको इकट्ठा करके बैठ जाता था और जो भी मन में बातें आ रही हैं वो सुनाता था। जो कॉन्शियस मेरी याददाश्त में, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, जो याददाश्त में वो ये है कि सबसे पहले होता था कि अब नानी के यहाँ जा रहे हैं, फिर सब बिठाएंगे, कुछ सुनाओ, तो हम कुछ अपना सुनाएंगे यार, किसी और का नहीं सुनाएंगे। तो उस टाइम द ओनली राइटिंग विजडम दैट आई हैड वाज कि कोई जो उस समय पॉपुलर गीत चल रहा है उसको सुन लो, उसकी तर्ज पकड़ लो, उसका धुन पकड़ लो, उस पे अपने शब्द डाल दो। ये तो शब्द ही मालूम था पैरोडी, तो बाद में समझ आया। तो अब जैसे मुझे अभी आपने पूछा तो याद आ रहा, उस टाइम एक गाना था अजय देवगन का, तू मेरे मन की मैना होती, मैं तेरे मन का तोता, एक जगह पे उड़ते दोनों, डरना किसी का होता। तो अद्भुत लिरिक्स थे। मुझे आज तक याद है कि इस पर मैंने ऐसा गाना गाया था, नवरात्रों के टाइम गए थे नानी के यहाँ, तू मेरी अम्बे माता होती, मैं तेरा बेटा होता, मंदिर में दोनों पूजा करके फिर भंडारा होता, ऐसा भंडारा होता। तो ऐसा कुछ करके, तो ये पहली याददाश्त है राइटिंग की कि गीत सुनो उन पे, क्योंकि घर में बहुत माहौल भजनों वगैरह का था तो भजन गा दिए जाते थे। लेकिन ये बहुत जल्दी समझ आ गया था कि मुझे अपनी राइटिंग को सामने देखने की जो आतुरता है वो बहुत प्रबल है, कि जो चरित्र लिख दिया या जो संवाद लिख दिया वो अपने सामने देखने की जो एक इच्छा है। इसीलिए नाटक में बहुत जल्दी हम लोग, अब मैं आ गया 6ठी 7वीं क्लास में ही, और मुझे आज तक याद है पहला नाटक कुछ नहीं था, बॉर्डर फिल्म का सीन उठा लिया था कि तू सनी देओल है, तू सुनील शेट्टी है, तू ये अक्षय खन्ना है, स्कूल में 6ठी 7वीं क्लास में ही। और वहाँ से देख देख के लिख के वो VCR पे चला के फिल्म डायलॉग लिख के वैसे मेकअप करके एज इट इज़ बस नाटक कर दिया, दिखा दिया ऑडियंस को। उसके बाद फिर स्कूल में ही धीरे धीरे फिर नाटकों की तरफ आगे, बिना नाटक देखे कि नाटक क्या होते हैं, क्योंकि स्कूल में तो सबके नाटक होते ही, स्किट होता ही है। जब DU में आए तो DU में आने के बाद एक क्रांति सी आ गई। एक तो पहले 10वीं के बाद 11वीं में इंग्लिश मीडियम में आए, फिर DU वाज अ कल्चर शॉक फॉर मी। वहाँ आकर लगा कि यार उपन्यास, तो हमारे घर में उपन्यास शब्द बैंड था, मतलब कैसा नहीं, उपन्यास ही बैंड है, क्योंकि उपन्यास बुरे होते हैं, उपन्यास में गलत बातें लिखी होती हैं। तो वही सब चंपक और ये सब किताबें वगैरह, चंदा मामा, वो सब पढ़। DU ने मेरी राइटिंग का जो भी करियर रहा है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वाद विवाद होते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, अलग अलग प्रोफेसर्स आते थे, कविता की गोष्ठियाँ हो रही हैं, सब हो रहा है। तो वहाँ आकर पता चला कि नॉवेल्स ही पढ़ सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी बहुत अच्छी बातें लिखी होती हैं। तो वहाँ से पढ़ना, और मेरी राइटिंग का सारा श्रेय जाता है रीडिंग को। जितना पढ़ा है उसी का कुछ अंश लिख दिया है।
तो ब्यूटीफुल जर्नी पूरी बता दी जो है कि कहाँ से हम शुरू लोग तो स्कूल कॉलेज सब पकड़ लिया अब देखो। हाँ, पूरा ऐसे सब बस ये है कि मेरे और मुझे लगता है जो फ़र्क है सर में कि जैसे जो मोहल्ले के शरीफ बच्चे जो होते हैं उनका जो रूट होगा वो ये है। और जो बच्चे अखबार वाली किताब निकाल लेते हैं उनका तो रूट ये इतना है। ही है। देखो रूट जो भी है जर्नी तो सर किताबों से बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक्सेस तो हमको अभी था ही नहीं कि हम दुकान पे किताबें भी लेकर आ सकते हैं। वो कभी वो सब कॉलेज में आने के बाद ही हमको सब बातें समझ आई, तब इंटरनेट नया नया आ रहा था। तब सीधे बच्चे थे क्या तुल जी? पता नहीं सीधे के टेढ़े, बिकॉज ये बात भी सच है कि बहुत से स्कूल में लड़कों के ग्रीटिंग कार्ड बनाए लड़कियों के लिए कि उनकी प्रेमिका ये के तो हमने ग्रीटिंग भी कार्ड किया पे है। कविताएं लिख के दी बकायदा, हैं और हाँ। स्केच बना के दिए हैं। वो काम भी किया है, पर वो भी यार दोस्ती में कर दिया। राइटर होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही सबसे वही है कि बड़ा। आपके रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि आप लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और अनामिका जी आज तक, अब हमारी जो बेगम है, पता नहीं कौन देख रहा होगा, हमारी बेगम के रिश्तेदार जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनके लिए स्किट लिखना पड़ता है और ऑर्डर आता है सीधा ऑर्डर, अतुल जी एक टीचर्स डे पे 5 मिनट का प्ले इंग्लिश में लिख के भेज दीजिए, बस भेज दीजिए। अब भेजना पड़ता है, क्या करें तो आप एटलीस्ट अपने प्रोफेशन से रिलेटेड तो हेल्प कर रहे हैं। मैं तो कॉर्पोरेट ईमेल्स लिख के देती हूँ I'm sure, मेरे I'm भैया, यार ये ऐसे ड्राफ्ट करके दे दे, बॉस को ये कहना है जो है। तो राइटिंग तो हर तरीके की है। एग्जैक्टली। आयुषी हाँ मतलब आप लोग की सारी बातें सुनकर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं दैट व्हेन डिड इट एग्जैक्टली स्टार्ट फॉर मी। आई जस्ट रिमेंबर मतलब मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी जब छोटी थी, तो ज़्यादा दोस्त नहीं थे। टीवी देखती थी दिन में आधे घंटे कभी भी, और जो कैसेट्स, उस वक्त कैसेट्स होती थी बहुत, तो उस वक्त शुरू हुआ था कि कैसेट के पीछे लिरिक्स भी लिख के आने लगे थे कुछ कुछ गानों के। ये बड़ा मस्त ट्रेंड था। हाँ तो मुझे सिर्फ वही समझ में आता था उस वक्त। दोस्त नहीं थे, खेलने का नहीं था, कुछ नहीं। तो आप अपने में ही रह रहे हो। मैं अपने में ही कहानियाँ बनाती थी, अपने साथ ही खेलती थी गुड्डियों के साथ, और खुद ही गाने लिखती थी वो सारी चीज़ों के। उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि इसे लिखना कहते हैं या क्या कहते हैं, बट इट वाज जस्ट अ वे फॉर मी टू एस्केप इनटू दिस मैजिकल लैंड दैट आई हैड क्रिएटेड, यू नो। तो वो चलता रहा काफ़ी समय तक। फिर 2011 में आई थिंक मैं स्टैंडर्ड 11th में होंगी, और लाइफ समझ में आने लगी थी तब तक थोड़ी सी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी खुद के बारे में जो समझ में नहीं आ रही थी। और फिर मैंने एक पोएट की एक स्टोरी पढ़ी हम लोग के CBSE के किताब में, आगा शाहिद अली जी। उन्होंने एक कविता लिखी थी फेयरवेल, which was actually a poem about the separation of India and Kashmir. लेकिन वो इस तरीके से लिखी हुई है वो कविता कि लगता है कि किसी a person is longing for his lost lover. वो पढ़ने के बाद फिर I don't think I was ever the same again. उसके बाद से एक आउटलेट टाइप का आ गया था मन में। हर जो क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, मैथ्स क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, किताब रख के पढ़ो इसके पीछे। इंग्लिश क्लास में ये टीचर पका रहा है तो पोएम्स लिखो अपने चीज़ों के पीछे। सो इट स्टार्टेड दिस सॉर्ट ऑफ रिबेलियन इनसाइड मी जो रुका नहीं। जब तक पढ़ रही थी तब तक वो चीज़ कभी रुकी नहीं। लॉ स्कूल में जाती थी, जो चीज़ें मतलब टीचर्स बकवास करते थे, समझ में नहीं आता था, बोर लगता था मुझे। तो मतलब मेरी इतनी किताबें सीज हुई हैं, सस्पेंशन तक बात आ गई है इस चीज़ को लेके कि किताब के पीछे मैं दूसरी बुक रख के पढ़ रही हूँ। स्कूल में प्रिंसिपल ने बुला लिया है क्योंकि उन्होंने मेरी डायरी सीज की है और उसमें सिर्फ मतलब पोएम्स लिखे हुए हैं। फिर वो मुझे बोलती है तुम्हारी राइटिंग तो समझ में नहीं आ रही है, मुझे इतनी गंदी है, लेकिन लिखती हो तो लिखा करो। मैंने बोला बस पापा को मत बताना सिस्टर, बस, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं होता है यार छोटे शहर में। मतलब राइटिंग इज इट वाज नेवर रियली एन ऑप्शन, लाइक इवन आई डिडंट नो दैट दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर मी। तो लॉ स्कूल वैसे निकलता गया, 5th ईयर तक पहुंची। तब तक शायद लॉ की कम किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन ऊपर वाले लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ ली थी ऑलमोस्ट। फिर खुद की किताब लिखी, तब तक नहीं समझ में आया कि लिख पाती हूँ। फिर आई थिंक जब फाइनली जब वो बुक आई बाहर, लोग पढ़ने लगे, एक कम्युनिटी टाइप की बनने लगी उस चीज़ की वजह से, तब समझ में आया कि अच्छा ठीक है शायद लिख सकते हैं हम भी थोड़ा सा तो वो कॉन्फिडेंस आया। फिर बॉम्बे आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग यहाँ पर, तो
फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। अभी भी लगता है कभी कभी कि लिख पा रहे हैं या खुद के दिमाग की उपज है ये सब। बट आई थिंक राइटिंग इज जस्ट बीइंग क्यूरियस ऑल द टाइम अबाउट व्हाट्स एजुकेशन अबाउट टू सिस्टम ने हैपन। काफी सपोर्ट किया आपको, कॉन्स्टेंटली सारे वाहियात टीचर्स मिले। हाँ यार, लगन से मिले। एक बट टीचर्स एजुकेशन सिस्टम ने डेफिनेटली सपोर्ट किया। मतलब लॉ स्कूल में इवन दो करना नहीं था वो, लेकिन जो टेढ़े मेरे केसेस आ रहे थे वो भी डिटेक्टिव टाइप के लगते थे सुन करके, क्योंकि उस चीज़ में तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना ऑब्वियसली, दिमाग तो कहानियाँ ही बना रहा था हर वक्त। Good. तो थिंक यही है, कांट रियली ट्रैक इट बट मेरे लिए ये सवाल इज लाइक द वर्स्ट सवाल फॉर मी लिटरली। मतलब क्या मैं शुरुआत बैठ के एनवी कर रही हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन मिला किताबों से, लिखने से, शायरी साहित्य से, गानों से, कव्वाली से, हर एक चीज़ जो आप कह रहे थे। बट मैंने बस लिखना मतलब एग्ज़ाम पेपर्स ही लिखे पूरी ज़िंदगी, टॉप करते 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 बस वही था मेरा फोकस, बस उतने में। इनफैक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी को बोला कि अगर तुझे राइटर बनना है प्लीज़ अभी कुछ लिख, क्योंकि ये सवाल तुझसे पूछा जाएगा तूने पहले लिखना कब शुरू किया। तुम तो जल्दी शुरू करो। तुम तो जल्दी, इसका जवाब होना चाहिए। मेरे लिए इट वाज जस्ट 5 years बैक, लिटरली 5 साल पहले, 5-6 साल पहले, आई थिंक 2017 इज व्हेन आई रोट माय फर्स्ट स्टोरी। और मेरा लगाव राइटिंग से हुआ कहानियों की वजह से, कि एक कहानी लिखना, किरदार बनना, वो किरदार के अंदर क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी स्टेज पर बताना जो खुद आके कह नहीं सकते, वहाँ से मेरा लगाव शुरू हुआ। वो इस वजह से भी क्योंकि ज़िंदगी ने ऐसे मकाम पे लाके रख दिया था जहाँ मैं अपनी कहानी नहीं सुना पा रही थी। बहुत कुछ था पर मैं वहाँ थी जहाँ मैं लोगों को बता नहीं पा रही थी कि ये हुआ है बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं अपनी तो नहीं बता सकती, तो चलो किसी और की बताती हूँ, उनकी बताती हूँ जो मुझसे ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हैं, चलो उनको ढूंढ के निकालती हूँ। तो वैसे एक्चुअली शुरुआत हुई लिखने की। तो मैं तो कहूँगी कि मेरा बचपन अभी चल रहा है। सो कहानियों के बारे में, लिखने के बारे में मेरा बचपन अभी भी चल रहा है। अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है, सुनना शुरू किया है,